हम खुद को कितना पहचानते हैं। हमारे कितने सारे डिसीजन लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं। और फिर कभी ऐसा लगता है कि शायद उस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया होता तो अच्छा होता। बहुत सारे सपने अधूरे रह जाते हैं, बहुत सी बातें अनकही रह जाती है और फिर किसी एक मोड़ पर वो सब बातें फिर से मिलती है। लफ्जों का शहर में आप सभी का स्वागत है। मैं चितविलास अपनी लिखी हुई एक नई कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। आज की कहानी है मदारी और मैं। किसी काम के सिलसिले में मैं औरंगाबाद गया था। वहां पे एक मीटिंग थी। वो मीटिंग खत्म करके अब मैं पुणे के लिए निकलने वाला था। तो बस स्टैंड पे आया तो पुणे जाने वाली गाड़ी सामने ही खड़ी थी। तो मैं गाड़ी में बैठ गया। 2-3 मिनट में गाड़ी निकल गई। गाड़ी अब पुणे की ओर जा रही थी। तो बाद में मुझे ध्यान में आया कि इस सब भागदौड़ में खाने के लिए कुछ लेना ही मैं भूल गया था। सुबह सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। सुबह जल्दी मीटिंग थी तो नाश्ता भी करना भूल गया था। मेरे पास सिर्फ एक पानी की बोतल थी। तो अब क्या करें। गाड़ी में बैठने के बाद अब एहसास हुआ था कि भूख लगी है और तकरीबन 2-2:30 बज गए थे। तो मेरी सीट कंडक्टर सीट के बिल्कुल पीछे ही थी। इसलिए मैंने उठ के कंडक्टर को पूछा कि खाना खाने के लिए गाड़ी कब रुकेगी। गाड़ी अब 1 घंटे के बाद ही रुकेगी, बीच में कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है। ऊपर ना देखते हुए भी टिकट का हिसाब करते करते कंडक्टर ने बोल दिया। कंडक्टर लोगों के ऐसे स्किल्स बहुत ही अलग होते हैं। ऐसे स्किल्स के बारे में मुझे हमेशा ही अट्रैक्शन रहा है। ओह, और 1 घंटा। मैं खुद से ही बात करते हुए फिर अपने सीट पे बैठ गया। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। बोतल खोल के थोड़ा सा मैंने पानी पी लिया और अब खिड़की के बाहर देख रहा था। मेरे पास 2-4 बिस्किट है बेटा। पास में बैठे हुए काका की आवाज आई। मैंने देखा तो तकरीबन 55-60 साल का एक इंसान वहां पे बैठा हुआ था। नहीं, लेकिन ठीक है। मुझे दरअसल क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा था। खा लो बेटा, 2-4 बिस्किट्स खा लो, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे ऑफर किया था। दरअसल मैं भी काम के जल्दी में खाना भूल गया, लेकिन गाड़ी निकलने से पहले एक ठेले वाला आया था तो मैंने थोड़े बिस्किट्स खरीद लिए। लेकिन तुम तो बिल्कुल गाड़ी निकलने के वक्त आए थे तो शायद तुम्हें कुछ मिला नहीं। खा लो, 2-4 बिस्किट्स खा लो, अभी और 1-1.5 घंटा है गाड़ी रुकने में। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे हाथ में बिस्किट्स रख दिए। उन्होंने इतना अच्छा ऑफर किया है तो फिर मैंने भी 2 बिस्किट्स ले लिए उससे। पुणे में रहते हो? थोड़ी देर बाद उनका सवाल आया। हाँ, पुणे में ही रहता हूँ। एक मीटिंग के लिए औरंगाबाद आया था। क्या करते हो? ये सवाल मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि दरअसल सफर में कभी भी बातचीत की शुरुआत ऐसे ही सवालों से होती है। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब सवाल आते ही रहते हैं। मैंने कहा लेखक हूँ, तो उन्होंने चौंक के मेरे तरफ देखा। लेखक हो? हाँ, लेखक हूँ। मैंने पहली बार सुना है ऐसे किसी को इतना कॉन्फिडेंटली कहते हुए कि लेखक हूँ। मैं हंसने लगा। काका, दरअसल आपकी बात सही है। फुल टाइम लेखक होना ये वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा रेयर है, और स्पेशली हमारे जनरेशन में तो ऐसा हजम नहीं होता लोगों को कि एज अ लेखक आप काम कर सकते हो। तुम्हारी जनरेशन तो तुमने मुझे बूढ़ा कर दिया, काका हंसते हुए बोले। नहीं, मतलब मेरा मतलब वैसा नहीं था। मुझे क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा था। अरे लेकिन बेटा, सच कहा है तुमने। फिर भी तो तुम्हारे जनरेशन में थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो आया ऐसा कुछ करने के बारे में। हमारी जनरेशन में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। बहुत मुश्किल था हमारे वक्त। काका, आप बोल रहे थे। आप क्या करते हो काका? रिटायर्ड हूँ, बैंक से रिटायर हुआ हूँ। 37 साल की सर्विस हुई, उसके बाद पिछले साल रिटायर हुआ हूँ। आपके जनरेशन में बैंक की नौकरी या फिर सरकारी नौकरी ऐसे ही ऑप्शंस थे ना, और हमारी जनरेशन में डॉक्टर या इंजीनियर। मैंने हंसते हंसते बोल दिया। सच है बेटा, मैं भी उसी का शिकार हूँ, ऐसा कह सकते हो। शिकार? हाँ, उसी का शिकार हूँ। बाकी आजकल क्या लिख रहे हो?
कुछ एडवर्टाइजिंग के लिए लिखता हूँ और कुछ अपनी किताबें भी लिख रहा हूँ फिलहाल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन जो कर रहे हो ना बेटा, उस पर जमे रहो। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उससे दूर कभी भी मत जाना। काका आप थोड़े सीरियस हो गए थे। जी बिल्कुल, मैंने कहा। नहीं तो हमारे जैसे ढूंढते रह जाओगे। मुझे समझ में नहीं आया, 2 मिनट। मतलब हमने कभी खुद के मन की सुनी ही नहीं रही, कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। हमेशा भीड़ में जीने की आदत लग जाए ना, तो ऐसा ही होता है। अपने आसपास की भीड़ भी सोच समझ के होनी चाहिए, ऐसा बहुत बार लगता है। काका की ये बातें शायद कोई कहानी बता रही थी। ये बात बहुत अच्छी लगी काका, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहानी सुनने की अब कोशिश शुरू की थी। इतने में बस एक होटल के सामने रुक गई। चलो कुछ खा लेते हैं, खाते खाते बातें होती ही रहेंगी। काका और मैं नीचे उतर गए। दोनों टेबल पे बैठे थे। खाने की ऑर्डर हमने दे दी थी। काका, आपने जो कहा उसके आगे मुझे ऐसा लगता है कि न जानते हुए भी जुड़ गया हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति हमें हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा लगने लगता है। कभी वो सो कॉल्ड रिश्ते से होता है या फिर सो कॉल्ड दोस्ती में। लेकिन समय ये सभी सवालों का बहुत अच्छा जवाब होता है। मैंने कहा, एकदम सही, ऐसा ही होता है। मैंने जनरेशन के बारे में जो तुम्हें कहा ना, वो ऐसा ही था। भले ही मेरे और तुम्हारे जनरेशन में घटनाएं अलग अलग हो गई होगी, लेकिन उसके पीछे जो कारण होते हैं वो सिमिलर ही है। मेरे जैसा कोई उस पीढ़ी में बैंक में ज्वाइन हुआ होगा और तुम्हारे जनरेशन में कोई प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी बड़ी कंपनी में या कहीं और। काका अब अलग अलग डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन हम अगर समय पर ही कुछ बातें समझ लेंगे तो जो चाहिए वो हासिल करना शायद आसान हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं होगा। मैंने अपना एक ओपिनियन दे दिया उसमें। मुश्किल नहीं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। कोई प्रयोग करने के बाद अगर अफलातून नतीजे सामने आ जाए ना, तो उस वक्त इंसान ने समय पर ही लोगों से दूर होना चाहिए। ये उनका वाक्य बहुत ही बढ़िया था। तो ही हमारे अंदर का इंसान जिंदा रहता है, वरना शुरू हो जाता है दिखावे का निर्दयी खेल, जो आखिर तक खत्म ही नहीं होता। काका के इस सेंटेंस में बहुत ही गहरा अर्थ था। मुझे ठीक से समझा नहीं काका, मैंने पूछा। अरे मतलब हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, ये ज्यादातर समय हम दूसरों के कहने पर या दूसरों का देखकर ही डिसाइड करते हैं। काका थोड़ा आसान करके समझा रहे थे। बिल्कुल सही, ये मैंने बहुत बार सोचा है काका। तूने सही समय पर सोचा और सही डिसीजन लिया। अब इसके आगे तुम्हें आने वाले अनुभव बहुत अलग होंगे, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक खेल खुद के लिए खेलना चाहिए। काका हंसने लगे। मतलब हम प्रॉब्लम में है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट रहे। ये एक्सपेरिमेंट किया ना तो रिश्तों के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। फिर शुरू हो जाता है कंप्लेंट्स, कारण, आरोप और बहुत सारे किस्से। यहाँ रिश्ते खत्म हो जाते हैं। काका की बातों में बहुत सालों का अनुभव दिख रहा था। बिल्कुल सही है काका। हम दोनों बिल देकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी निकली। कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होगा शायद। बहुत देर चुप बैठने के बाद मैंने फिर से शुरुआत की। इस पर काका मेरी तरफ देखकर हंसे। अच्छा, तुम अभी भी वही सोच रहे हो? चलो और एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। हमारी इन बातों से शायद तुम्हें कोई अच्छी कहानी मिल जाए। जरूर, सफर में ऐसी सुंदर बातें होने के लिए भी संजोग आना चाहिए, मैंने कहा। लेकिन जब कथा लिखोगे ना, तो उसमें मेरा क्रेडिट लिखना मत भूलना। काका ने जोर से हंसते हुए मुझे ताली दी। जरूर जरूर, आपका क्रेडिट बिल्कुल लिखूंगा, मैंने कहा। अरे मजाक कर रहा हूं रे। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, जो तुम्हारे जनरेशन ने करना ही चाहिए, बाकी कुछ ना हो तो खुद होकर आने वाले फोन मैसेजेस चेक करो एक बार। फॉरवर्डेड नहीं, बात करने वाले, हमारा हालचाल पूछने वाले। 80% चेहरे यहाँ सामने आ जाते हैं। यहाँ दोस्ती खत्म हो जाती है, आजकल के लाइक्स और कमेंट के हिसाब से। सही ना? काका ने पूछा।
बिल्कुल सही। आजकल लाइक्स और कमेंट्स पर ही तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। मैंने सीरियसली कहा। तूने मुझे फिर बूढ़ा कर दिया। बेटा तुम्हारे ही नहीं रहे, हमारे जनरेशन का भी यही प्रॉब्लम है। हम बूढ़े भी तो अभी सोशल मीडिया पर ही है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है काका। क्या? एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कुछ दिनों के लिए अपने आप के लिए करना चाहिए, अपने काम से थोड़ा दूर रह के। मैंने बोल दिया। अरे फिर तो सभी रिश्ते, सभी दोस्त, सब खत्म। काका हंसते हुए बोले। काका ने बिल्कुल रिजल्ट ही निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पर शुरू होता है अपना असली सफर। वो ठीक से समझना और जानना चाहिए। कभी अचानक से सब छोड़ के सही मार्ग चुनना आना चाहिए। काका थोड़े सीरियसली बोल रहे थे। भीड़ जमा करते हैं हम सब, किस लिए? काका शायद उनकी पुरानी यादों में खो गए थे अब। है इसलिए रिश्तों को संभाले रखते हैं हम और खुद से ही दूर जाते रहते हैं। काका ये तो फिर ऐसा हुआ, लाठी भी हमारी, लाठी भी हम ही लगाएंगे, रस्सी भी हम ही बांध देंगे और फिर सामने वाला हर कोई अपना मदारी। पक्के लेखक हो? काका हंसते हुए बोले। क्यों? अरे कितनी सुंदर बात तुमने इतनी आसान से बोल दी। लिखते रहो बेटा, रुको मत। कितने भी प्रॉब्लम्स आए, लिखते रहना। गाड़ी अब पुणे में आ गई थी। बस स्टैंड के अंदर आई और हम नीचे उतर गए। चलो फिर काका, फिर मिलते हैं कभी। मैं उनको बाय करने के लिए थोड़ा आगे गया। जी जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुमसे फिर मिलना। बहुत बातें करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, सुनेंगे। लेकिन तुम्हारी वो मदारी वाली बात है ना, मन में घर कर गई बेटा। उसका एंड ऐसा कुछ हो सकता है कि देखो, लाठी भी हम लगाएंगे, रस्सी भी हम बांधेंगे और फिर जिंदगी में आने वाला हर कोई अपना मदारी। लेकिन समय पर अपना बैलेंस रखते हुए, लोगों की तालियों की अपेक्षा ना रखते, कभी अपने जिंदगी को ताली बजाने का एक अवसर देके देखते हैं। हंसते हुए ताली देकर काका रिक्शा में बैठ गए। क्या बात है काका, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया आपने दिया है। लेकिन बेटा लिखते रहो, कभी भी रुकना मत। मेरी पूरी जिंदगी ये सब बैलेंस संभालने में ही निकल गई। हमेशा कोई ना कोई मदारी बन के मेरे सामने आता था। मैंने समय पर ही डिसीजन लेना चाहिए था, नहीं तो तुम्हारी आज की ये मुलाकात एक लेखक से होती। काका ने स्माइल किया। उनकी आंखों में एक बहुत बड़ा अधूरा सफर दिख रहा था। रिक्शा वाले ने रिक्शा स्टार्ट किया। मैं दूर जाती हुई रिक्शा और एक लेखक को देख रहा था।